दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव श्रेणी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में कृषि एवं विपणन। इसके अंतर्गत राजस्थान में कृषि उपज मंडियां और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया यानी कब किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1974 के अंदर। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि कृषि विपणन के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां होती हैं। तो दोस्तों कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, वो सारी कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। जैसे परिवहन, भंडारण, ग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? कृषि विपणन के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न हमारा, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है यानी कौन सा शुल्क है वह मध्यस्थों से वसूला जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाइसेंस शुल्क। अब देखो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कृषि उपज मंडी है, उनकी आय के दो स्रोत होते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कृषि उपज मंडी की आय के स्रोत क्या हैं। तो उनके स्रोत हैं एक तो लाइसेंस शुल्क और दूसरा बाजार शुल्क। लाइसेंस शुल्क और बाजार शुल्क। तो ये जो लाइसेंस शुल्क है यह तो कृषि उपज मंडी के अंदर जो मध्यस्थ होते हैं, आढ़ती होते हैं, उनसे वसूला जाता है और जो खरीदार आते हैं वहाँ पर उनसे बाजार शुल्क वसूला जाता है। तो खरीदारों से वसूला जाने वाला बाजार शुल्क और मध्यस्थों से वसूला जाने वाला लाइसेंस शुल्क, ये दोनों कृषि उपज मंडी की आय के मुख्य स्रोत हैं। अगला प्रश्न हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य वस्तुएं सही दामों में मिलती हैं, किसको मिलती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गरीबों को। देखो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद में जो समझाने वाली चीज़ होगी उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि टाइम कितना महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर जो खाद्य वस्तुएं सही दाम के ऊपर उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती हैं, वह किन को उपलब्ध करवाई जाती है? तो राइट आंसर होगा इसका गरीबों को, केवल बीपीएल परिवारों को। एपीएल परिवारों को किसी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है, कोई छूट प्राप्त नहीं होती है। देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से चावल, मिट्टी का तेल, गेहूं आदि आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित व उचित कीमत के ऊपर गरीबों को उपलब्ध करवाया जाता है। और वर्तमान के अंदर मिट्टी का तेल और ये चावल वगैरह, और ये मिट्टी का तेल तो शायद नहीं मिलता है, केवल चावल और गेहूं, इनका यानी खाद्यान्न जो चीज़ें हैं इनका वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करने का कार्य है यानी किसका कार्य है? तो राइट आंसर आ जाएगा राज्य सरकार का। यानी उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना यह कार्य राज्य सरकार का है। हर राज्य के अंदर इनकी अलग अलग इनकी जो भी नियम होते हैं वो चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, किसी फसल की अच्छी पैदावार का एक दुष्परिणाम है यानी अगर मान लो किसी वर्ष अच्छी फसल हो जाए तो उसका क्या दुष्परिणाम है। मतलब कि तीन है वो इसके अच्छे परिणाम है, ये मतलब दुष्परिणाम नहीं है, एक दुष्परिणाम है जो हमें छांटना है। ऑप्शन ए फसल कटाई की समस्या। बिल्कुल नहीं है भाई, अगर ज़्यादा फसल हो गई तो ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा किसान को, तो वो ज़्यादा मजदूर लगा लेगा, तो ये तो दुष्परिणाम नहीं हुआ। दूसरा, फसल को बाजार तक पहुंचाने की समस्या। भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक गाड़ी और एक्स्ट्रा कर लेगा किसान। ऑप्शन नंबर 3, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलना, ये दुष्परिणाम है, ये इसका राइट आंसर आएगा। कैसे दुष्परिणाम है भाई? जिस वर्ष कोई फसल अच्छी होती है तो उसके भाव है वो गिर जाते हैं मंडी के अंदर और इसका किसान को इसका नुकसान होता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिलने पाता है। जैसे कई बार टमाटर वगैरह बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, सरसों ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो उसके भाव मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। यानी कि जब उसके आपूर्ति है वो मांग की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी तो सीधी सी बात है उसके उचित दाम नहीं मिलेंगे हमें, ये इसका दुष्परिणाम है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना। नहीं भाई, ये इसका कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। देखो हमने पहले देखा था कि कृषि विपणन का मतलब यही होता है कि कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो बीच की जो चीज़ें हैं ना, वो है कृषि विपणन का मतलब। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि कृषि उपज मंडियों की स्थापना
वह उनका विकास करना। यानी कृषि विपणन बोर्ड और कृषि विपणन निदेशालय, इन दोनों को देखो यहीं पर याद कर लेते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, नहीं ये प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर, कि राजस्थान में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों दोनों प्रश्न हमें याद करने हैं। कृषि विपणन बोर्ड यानी बोर्ड के नाम से 1974 याद करो, और निदेशालय के नाम से 1980 याद करो। और दोनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उपज मंडियों की स्थापना करना और उनका विकास करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल गतिविधियां, परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग, ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो इसके बारे में हमने पहले बात कर ली। ये सारी चीज़ें कृषि विपणन के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हमारा, सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान करने की दिशा में प्रत्यक्ष जो कोशिश है, जो हमारा प्रयास है, वो क्या है इसका सरकार का? तो देखो भाई, सरकार किस तरीके से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान करने का सरकार है वो कोशिश करती है, प्रयास करती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब इसके बारे में भाई ध्यान से देखो। न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य प्रदान करने का प्रयास करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जो किसान को उनकी उपज को उस कीमत के ऊपर, उस मूल्य के ऊपर खरीदने की गारंटी प्रदान करता है। तो दो बातें याद करनी है। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा फसल की बुआई से पहले घोषित किया जाता है, ताकि किसान को पता चल सके कि भाई इस खाद्यान्न फसल का ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। यानी इतने मूल्य के ऊपर तो अगर बाहर इससे ज़्यादा मूल्य नहीं मिला तो इतने मूल्य के ऊपर तो हमारी उपज है वो सरकार खरीद ही लेगी। तो अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उस हिसाब से वो फसल फिर किसान बोते हैं। ठीक है, और इससे किसान है वो सुरक्षित हो जाते हैं। अगर उससे कम भाव रहा बाजार में तो उतने मूल्य के ऊपर सरकार है वह किसानों की उस उपज को खरीद लेती है। तो यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि विपणन निदेशालय भी हो गया भाई, और इसकी स्थापना 1980 के अंदर जयपुर में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य वही होता है जो कृषि विपणन बोर्ड का है, यानी कृषि उपज मंडी की स्थापना करना और कृषि वस्तुओं की खरीद बिक्री प्रक्रिया को विनियमित करना, कानून बनाना। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2009 में। अब देखो इसके अंदर क्या है भाई। देखो भाई, कृषि विपणन निदेशालय जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, उसके द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी 1994 के अंदर, और नाम था इसका किसान साथी योजना। ठीक है, यानी 1994 के अंदर कृषि विपणन निदेशालय द्वारा दुर्घटनाग्रस्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए किसान साथी योजना प्रारंभ की गई थी। और 2004 के अंदर किसान जीवन कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। और 2004 में जो किसान जीवन कल्याण योजना प्रारंभ की गई उसका ही 2009 के अंदर नाम परिवर्तन कर दिया और उसका नाम रखा राजीव गांधी कृषक साथी योजना। तो किसान जीवन कल्याण योजना 2004 वाली का ही परिवर्तित नाम है 2009 के अंदर राजीव गांधी कृषक साथी योजना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के संबंध में असत्य कथन है। देखो भाई, यह 3 कथन सत्य है, एक असत्य है। एक तो इसके अंदर कृषि कार्य के दौरान अगर दुर्घटना के अंदर अंग विच्छेद हो जाता है तो 5,000 से 50,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। अब इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं कि भाई अगर ये अंग विच्छेद हुआ तो इसकी इतनी राशि है। अलग अलग अंग विच्छेद की अलग अलग राशि निर्धारित की गई है, 5,000 से 50,000 तक, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है किसान की मृत्यु के मामले में उसके आश्रित को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब अगर दुर्घटना वगैरह के अंदर अंग विच्छेद हो गया तो अंग विच्छेद के प्रकार के आधार पर 5 से 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। और अगर किसान की मृत्यु हो गई तो उसका जो आश्रित है उसको 2 लाख रुपए की उसको वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ऑप्शन सी, दुर्घटना का क्लेम 6 माह के अंदर करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। यानी जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन से लेकर 6 महीने के भीतर भीतर क्लेम करना जरूरी है। अगर 6 महीने के बाद में क्लेम किया जाएगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये ऑप्शन गलत है। समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृति के दावे का निर्णय 2 माह के अंदर किया जाएगा। 2 माह नहीं, जिस दिन हमने क्लेम के का दावा किया है, दावा ठोका है, हमने एप्लीकेशन दी है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर जो समिति है वो इस दावे के ऊपर निर्णय करेगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, किसान कलेवा योजना
के बारे में असत्य कथन है, यानी कौन सी बात है असत्य है। 3 ऑप्शन सही है, एक गलत है, वो गलत वाला अपने को छांटना है। यह योजना 2011 में प्रारंभ की गई थी। ये बात गलत है, क्योंकि किसान कलेवा योजना 2014 के अंदर प्रारंभ की गई थी। ठीक है, किसान कलेवा योजना। हाँ भाई, कलेवा किसे कहते हैं? अगर कोई मान लो ग्रामीण परिवेश के बच्चे वो तो समझ रहे होंगे, बाकी नहीं समझ रहे होंगे। कलेवा का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। तो किसान कलेवा योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन इसका असत्य है। यह योजना 2011 में नहीं बल्कि 2014 में प्रारंभ की गई थी, और यह योजना विशिष्ट ए और बे श्रेणी की मंडी के अंदर लागू की गई थी। अब हम मंडी आगे पढ़ेंगे। 5 प्रकार की कृषि उपज मंडी थी, उसके समिति बना रखी थी। उत्कृष्ट वर्ग, कै वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग और घ वर्ग, 5 प्रकार की। तो ये जो योजना थी, ये विशिष्ट ए और बे श्रेणी यानी कि 3 प्रकार की जो मंडियाँ थी, विशिष्ट मंडी, कै मंडी और ख श्रेणी की जो मंडी थी, उनके अंदर ये किसान कलेवा योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी, इस योजना का उद्देश्य किसान हमाल पल्लेदार को कूपन व्यवस्था के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाना था। क्योंकि भाई क्या होता है कि किसान है वो बेचारे दूर दूर से आते हैं, रात को चलते हैं, दिन चलते हैं, तो उनको सुबह नाश्ते के लिए उनको कम कीमत के ऊपर आराम से उन्हें सस्ता भोजन उपलब्ध हो सके, इसलिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। उनको कूपन लेना पड़ता था उनको। ठीक है, तो इसके अंदर जो किसान हमाल पल्लेदार हैं उनको कूपन लेना पड़ता था और कूपन दिखाकर उनको भोजन की व्यवस्था की जाती थी। ऑप्शन डी, थाली की अधिकतम कीमत है वो 30 रुपये निर्धारित की गई थी। ठीक है, जिसमें से 25 रुपये तो कृषि उपज मंडी अनुदान यानी सब्सिडी के रूप में देगी और 5 रुपये किसान को देने पड़ते थे। यानी किसान को कूपन लेकर केवल 5 रुपये का भुगतान करना पड़ता था, और 25 रुपये का भुगतान है वो कृषि उपज मंडी है वो उसकी सब्सिडी देती थी, यानी कि 30 रुपये की थाली पड़ती थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी। नहीं, यही ऑप्शन गलत है। यह योजना 2015 के अंदर प्रारंभ की गई थी। महिला श्रमिक को उनके 2 प्रसव के दौरान 45 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है ये, यानी अगर कोई महिला श्रमिक है उसको 2 प्रसव के दौरान 45 दिनों की उनको छुट्टी दी जाएगी, उसका पैसा नहीं काटा जाएगा, उनको भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन सी, महिला श्रमिक और उनकी पुत्रियों, अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह हेतु 20,000 रुपये प्रति विवाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ये भी सही है। इसके अंदर थोड़ा सा इसके अंदर कन्फ्यूजन है। मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इसको सॉर्ट आउट करके और फिर डालूंगा कि 20,000 है या 50,000 है। कहीं मैंने पढ़ा था कि महिला श्रमिक के लिए 50,000 है और उनकी पुत्रियों के लिए 20,000 है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके डालूंगा वहाँ पर। ऑप्शन डी, श्रमिक के पुत्र पुत्री को 60% या उससे अधिक अंक लाने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये भी सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के अंदर प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कब की गई थी? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो, NAM यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है, इसकी स्थापना की गई थी 14 अप्रैल, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली के अंदर। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम याद कर लेते हैं। भाई, ई नाम यानी ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत है वह 14 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में की गई थी, और स्टार्ट के अंदर यह 8 राज्यों की 21 मंडियों की 24 वस्तुओं को इसके अंदर शामिल किया गया था। यानी 8 राज्य, उनकी 21 मंडी और उनकी भी 24 वस्तुओं को व्यापार करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर शामिल किया गया था। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी रामगंज मंडी कोटा से, और वर्तमान के अंदर ई नाम पोर्टल से राजस्थान की 144 कृषि उपज मंडियां जुड़ी हुई हैं। कितनी कृषि उपज मंडियां? 144 इसके अंदर कृषि उपज मंडियां जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में कृषि उपज मंडी समितियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखो भाई, जो कृषि उपज मंडी है उसकी देख रेख करने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए हर मंडी के अंदर एक समिति का गठन किया जाता है। तो उन समितियों को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 भागों के अंदर। और नाम क्या है उनका? उत्कृष्ट। पहली जो समिति है, एक समिति है सबसे जो उच्च क्वालिटी की, उत्कृष्ट। उसके बाद में कै, ख, ग और क, इन 5 वर्गों के अंदर कृषि उपज मंडियों को बांटा गया है। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और देख लेते हैं हम कृषि उपज मंडी से संबंधित। तो एक तो समझ में आ गया कि इनको 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, और इन मंडी समितियों के जो अध्यक्ष का पद होता है
वो पद भी SC ST और OBC के लिए उसके अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान है। SC को 16%, ST को 12% और OBC को 21% आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं के लिए इसके अंदर 50% पद है वो आरक्षित रखे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी कृषि उपज मंडी की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? देखो, ये सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है, बिल्कुल सही है। ये कृषि जिंसों की खरीद व बिक्री की सुविधा प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। खरीदार और जो बेचने वाले होते हैं उनको एक प्रकार का ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है। ऑप्शन सी, यह मंडियां बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उपज बेचने की सुविधा प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई देखो, जब हम अगर मान लो कृषि उपज मंडी नहीं हो तो हम फसल का उत्पादन करते हैं और वहीं पर बिचौलिए मध्यस्थ आ जाते हैं जो माल का स्टॉक करते हैं। वो हमारे शोषण करते हैं, हमसे कम कीमत के ऊपर हमारा माल वहीं खरीद लेते हैं, हम उनको बेचने के हम उनको मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर कृषि उपज मंडी रहेगी तो किसान जब आवश्यकता होगी, जब मार्केट में भाव अच्छा होगा, तब जाके अपनी उपज को वहाँ पर बेचकर आएगा। तो भाई कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा इन मंडियों का विनियमन किया जाता है और मीडिया के माध्यम से इन मंडियों के दैनिक भाव भी हैं वो जनता तक पहुंचते हैं और किसानों की सहायता के लिए मंडी के अंदर आड़तिए होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विशिष्ट कृषि जिन्स मंडियों के संबंध में असुमेलित है। तो देखो भाई, अपने राजस्थान के अंदर जितनी भी कृषि उपज मंडियां हैं, शायद 25 किसान या अपने राज्य के अंदर विशिष्ट कृषि जिन्स मंडियां हैं। इन 25 के 25 के अपने को नाम याद करने पड़ेंगे कि कौन सी मंडी कहाँ पर है। ये अपनी वन लाइनर वाली बुक के अंदर भी पूरा दे रखा है। जैसे जीरा मंडी, जैसे इसके अंदर दे रखा है जीरा मंडी भदवाजा जोधपुर, बिल्कुल सही है। धनिया मंडी रामगंज मंडी, ये तब झालापाटन के अंदर दिखा रखा है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि राइट आंसर है इसका रामगंज मंडी कोटा के अंदर। और लहसुन मंडी छिपा पड़ोद 12, बिल्कुल सही है। प्याज मंडी रसीदपुर सीकर में भी है, अलवर में भी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में और जो महत्वपूर्ण मंडी है वो मैंने व्याख्या के अंदर डाल रखी है, इनको देख सकते हो और वन लाइनर बुक के अंदर भी पूरी मंडियों को देख सकते हो। एक प्रश्न यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 18, कृषि उपज मंडी समितियों का उद्देश्य क्या है, यानी इन मंडियों की स्थापना क्यों की जाती है? चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, कृषि उपज मंडी के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, यानी कि वहां पर निर्माण कार्य करना, वहां पर सुख सुविधाएं प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। किसानों को उपज का उचित व प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना, बिल्कुल सही है। और पड़ोसी राज्य के खरीदारों को आकर्षित करना, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कृषि उपज मंडी के अंदर जो समिति बनाई जाती है उनके ये सब उद्देश्य होते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, वितरण सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं? यानी कि वितरण सामग्री की जो कालाबाजारी उसके ऊपर अंकुश लगाएं और जो लाभार्थी है, जो अपना लक्षित लाभार्थी है जिसको लाभ पहुंचाना है, जो पात्र आदमी है, उस तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक सत्यापन करना। यानी बायोमेट्रिक सत्यापन करवा दिया और उनके खाते के अंदर वहाँ तक सीधे बायोमेट्रिक सत्यापन मतलब है कि उनके अंगूठा लगेगा तब उनकी पहचान होगी और उसी आदमी को वह जो भी भाई मतलब वितरण सामग्री है वो उसको दी जाएगी। इसके अलावा ऑप्शन ए और सी ऐसी कोई व्यवस्था अभी लागू नहीं की गई है कि उपभोक्ता को घर घर जाकर वितरित की जाए या फिर पहले इसकी सामग्री समाप्त हो जाए फिर उसको वितरित की जाए, ऐसी कोई योजना नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से वर्तमान में राशन कार्ड का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादा कार्ड। क्यों? क्योंकि वर्तमान के अंदर बीपीएल कार्ड भी चलते हैं, एपीएल कार्ड भी बने हुए हैं और अंत्योदय कार्ड भी बने हुए हैं। और ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो फायदा मिलता है ये बीपीएल कार्ड धारी को मिलता है, बाकी एपीएल कार्ड धारी को उसकी कीमत के अंदर कोई फर्क नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्न में से गलत कथन है। कुछ इसके अंदर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधित है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, बिल्कुल सही बात है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं का प्रारंभ 1975 में हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, बिल्कुल सही है। और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में लागू हुई थी, यानी ये ऑप्शन है गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर आ जाएगा, मतलब ये कथन गलत है। अब देखो इनकी फुल फॉर्म देख लो एक बार। भाई एक तो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, इसको कहते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
और संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये आरपीडीएस आगे आर लग गया, ठीक है। यानी पीडीएस 1960 के दशक में, आरपीडीएस 1992 के अंदर, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आगे टी लग जाएगा, टीपीडीएस। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, ये अंतर करना आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टीपीडीएस है यह प्रणाली जून 1997 के अंदर प्रारंभ हुई थी। यानी पीडीएस, आरपीडीएस और टीपीडीएस। पीडीएस ज़्यादा नहीं आती है, आरपीडीएस और टीपीडीएस अक्सर पूछी जाती है। तो आरपीडीएस 1992 और टीपीडीएस 1997। अगला प्रश्न हमारा अंत्योदय अन्न योजना के बारे में सत्य कथन है, कौन सी बात सही है। तो अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ 2000 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा कि अंत्योदय अन्न योजना है वह दिसंबर 2000 के अंदर उसका प्रारंभ हुआ था, जबकि अन्नपूर्णा योजना है वह 2 अक्टूबर 2000 के अंदर उसका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब का उत्थान है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ जोड़ दिया गया है वर्तमान के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अन्नपूर्ण योजना है वो भी 2000 में प्रारंभ हुई थी 2 अक्टूबर 2000 को, जिसका उद्देश्य है वो दीन वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाना था, और इसके अंतर्गत लक्षित समूह को 35 किलो अनाज दिया जाता है अन्नपूर्णा योजना के अंदर। और यह योजना भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जोड़ दी गई है, मतलब अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना दोनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वाधिक सफल कहाँ पर रही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार। राइट आंसर आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ मॉडल है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, वो पूरे देश के अंदर उसका नाम चला है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर न्यूनतम रिसाव है, यानी कि बीच के अंदर जो रिसाव होता है वो नहीं है, यानी ऊपर से जितना माल आता है, जिस हिसाब से सुविधा मिलती है, वो सारी जनता तक यानी लक्षित समूह तक पहुँचती है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24। निम्न में से कौन सा सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीद का सकारात्मक प्रभाव है। यानी सरकार, प्रश्न को समझो अच्छे से, 2 बार प्रश्न पढ़ो और ऑप्शन के ऊपर हाथ रखो। मैं आपको एग्जाम से 4 दिन पहले वीडियो बना के पूरा पेपर सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और अभी आप केवल तैयारी पर ध्यान दो, मैं आपको सब बताऊंगा बाद में। तो निम्न में से कौन सा, यानी सरकार जब समर्थन मूल्य के ऊपर खाद्यान्नों को की सरकार है वो खरीद करती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, उसका फायदा क्या है। किसानों को प्रेरणादायक मूल्य मिलता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मूल्य पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाता है और किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। कृषि मूल्यों में स्थिरता आती है, बिल्कुल सही बात है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित नहीं करेगी तो मंडी के अंदर मनमाने भाव है वो व्यापारी रख सकते हैं, लेकिन जब न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित कर देगी तो बाजार का भाव भी उसके आसपास ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो कृषि मूल्यों में स्थिरता आती है। और ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण हेतु सरकार के पास खाद्यान्नों का भंडार हो जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। सरकार को लक्षित समूह तक, गरीब लोगों तक खाद्यान्न का वितरण करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जब वो खाद्यान्न खरीदती है तो उसके पास में खाद्यान्नों का भंडार भी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीद लेने के ये सारे सकारात्मक प्रभाव हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद का नकारात्मक प्रभाव है। यानी सरकार समर्थन मूल्य के ऊपर ये जो अनाज, ये जो खाद्यान्न खरीदती है, इसका क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्या इससे नुकसान होते हैं। तो अपने को यहाँ पर 2 प्रश्नों में बहुत सारी बातें स्पष्ट होगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खाद्यान्नों की खरीद के सकारात्मक प्रभाव क्या है और नकारात्मक प्रभाव क्या है। अब हम बात करेंगे कौन सा नकारात्मक प्रभाव है। ऑप्शन ए, धान व गेहूं पर अधिक ध्यान देने के कारण मोटे अनाजों का उत्पादन कम होना। भाई, जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये जब धान और गेहूं यानी खाद्यान्न फसलों का ही केवल घोषित किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि किसान इनके उत्पादन पर जोर देगा और मोटे अनाजों का उत्पादन है वो घटेगा। दूसरा ऑप्शन, धान की खेती में अधिक सिंचाई के कारण पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट आना। भाई, चावल है उसकी खेती न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के कारण जब धान की खेती ज़्यादा की जाएगी तो धान है उसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, तो ज़्यादा पानी का वेस्टेज होगा, तो जल स्तर के अंदर गिरावट आएगी। ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी इसका नकारात्मक प्रभाव है। ऑप्शन सी, खाद्यान्नों का अधिक बफर स्टॉक होना
जो अवांछनीय है। और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर जब खाद्यान्न खरीदेगी तो बहुत सारा स्टॉक हो जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बफर स्टॉक के अंदर जो अनाज है वो सड़ जाता है, चूहे खा जाते हैं और एक तरफ जनता भूखी मरती रहती है, दूसरी तरफ बफर स्टॉक के अंदर जो अनाज वगैरह है वो सड़ता रहता है। तो इसका अंदर राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी ये सारे सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने के नकारात्मक प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। पीडीएस के संबंध में असत्य कथन है, कौन सी बात गलत है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में? इसमें रिसाव की समस्या देखी जाती है। भाई बिल्कुल सही बात है, ऊपर से आएगा कुछ और नीचे तक आते आते बीच के अंदर कई हिस्सों के अंदर बढ़ जाता है वो, कई जगह उसके अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो उसके अंदर रिसाव की समस्या। भाई रिसाव का मतलब यही होता है कि ऊपर से जब कोई भी योजना चलती है तो उसका पूरा लाभ अगर लक्षित समूह को नहीं मिल पाता तो उसको रिसाव कहते हैं। ऑप्शन सी, पीडीएस के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा है। बिल्कुल सही बात है भाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जब कम कीमत के ऊपर यानी सब्सिडी देकर और सामान्य जनता तक जब अनाज वगैरह अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो सरकार पहुंचाएगी तो सीधी सी बात है सरकार के ऊपर भार पड़ेगा और सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। ऑप्शन डी, एपीएल कार्डधारियों को कीमत में कोई छूट नहीं। बिल्कुल सही बात है, केवल बीपीएल वालों को इसके अंदर छूट मिलती है। तो ये 3 ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। यानी यह उत्तर भारत में अधिक सफल रही है, ये बात गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, असत्य कथन है ये। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो दक्षिण भारत के अंदर अधिक सफल रही है उत्तर भारत की अपेक्षा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। राजस्थान में सहायता विभाग से अलग करके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर है 1964 के अंदर, यानी 21 जून 2001 को इसका नाम बदलकर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग कर दिया गया। देखो भाई, दो चीज़ें हैं, एक तो सहायता विभाग से अलग करके खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई 1964 में, और इसका 2001 के अंदर इसका नाम बदल के कर दिया नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग। तो दोनों बातें अपने को याद करनी है। अगला प्रश्न हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु गठित समिति, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नंदन नीलकेणी समिति। और इसने जो सुझाव दिया वह महत्वपूर्ण सुझाव था। इसने सुझाव दिया कि जो सब्सिडी देती है सरकार, सरकार जो सहायता देती है, जो उपभोक्ताओं के फायदे के लिए, उनके जो हेल्प के लिए जो सहायता देती है, जो उनके उस मूल्य को खुद वहन करती है, वह वस्तु आधारित न होकर व्यक्ति आधारित होनी चाहिए। मतलब वस्तु के ऊपर सब्सिडी मत दो, अब व्यक्ति विशेष को सब्सिडी दो, जिसको आवश्यकता है ना उसको सब्सिडी दो आप। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कब लागू हुई? तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना कब शुरू हुई? पहले आंसर देखते हैं। 1 जनवरी 2013 से। क्या है डीबीटी? यानी कि जो लक्षित समूह है जिसको लाभ पहुंचाना है, सीधे उसके खाते के अंदर भुगतान करना है। उसके बैंक खाते को अटैच करो, जन आधार के साथ में जोड़ो और सीधे उसके खाते के अंदर पैसा देना है, उसके अकाउंट के अंदर, ताकि बीच का जो रिसाव होता है, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको कम किया जा सके। तो 1 जनवरी 2013 से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना शुरू की गई, जो एक महत्वपूर्ण योजना है। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित लोग कौन है? यानी सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित लोगों की श्रेणी में कौन आते हैं? तो ऑप्शन ए, अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक। बिल्कुल सही बात है। अनुसूचित जाति और ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, यानी कि जो बेचारे सामाजिक अपनजन के शिकार जो वर्ग हैं वह खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32। निम्न में से किस राज्य में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सबसे कम है? यानी कि खाद्य सुरक्षा से ग्रसित लोग कहां पर नहीं हैं? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका पंजाब, क्योंकि पंजाब है वो कृषि उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध राज्य है और वहां पर खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33। बफर स्टॉक रखा जाता है। बफर स्टॉक होता क्या है भाई? बफर स्टॉक का मतलब होता है कि आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न फसल का स्टॉक करना।
ठीक है। और उस बफर स्टॉक में से ही फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाजों की सप्लाई होती है। तो बफर स्टॉक कौन रखता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा भारतीय खाद्य निगम, FCI, फूड कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य निगम है वह बफर स्टॉक रखता है। और स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, बफर स्टॉक सरकार क्यों करती है? उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अनाज की कमी वाले क्षेत्रों के अंदर एक तो अनाज की पूर्ति की जाए। भाई हर जगह एक जैसा अनाज नहीं होता, कहीं पर कोई अनाज ज़्यादा, कहीं पर दूसरा अनाज, तो जहाँ पर जो अनाज कम होता है वहाँ तक उसकी पूर्ति की जाए। और दूसरी, समाज के गरीब लोगों को बाजार कीमत से कम कीमत के ऊपर अनाज उपलब्ध करवाना, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक मतलब सब्सिडी बेस के ऊपर गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध करवाना। ये दो इसके उद्देश्य होते हैं बफर स्टॉक करने के। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1966-67 के अंदर। तो पहला प्रश्न तो यही याद करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब की गई? 1966-67 में की गई थी। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा कब की जाती है? फसल की बुआई से पहले। कब की जाती है? फसल की बुआई से पहले। और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया पहले ही, कि सरकार द्वारा किसी फसल की बुआई से पहले ही उसका मूल्य निर्धारित कर देना कि अगर बाजार में आपकी फसल है वो इस ये जो भाई मूल्य है इससे अगर कम में जाएगी, इससे कम होगा, तो इस मूल्य के ऊपर हम आपके उत्पाद को खरीदेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। तो किसान इसे सेफ हो जाता है और वो निश्चिंत होकर उस फसल का उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर 35, सरकार द्वारा जिस कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है वह कीमत क्या कहलाएगी? वह कीमत कहलाएगी निर्गत कीमत। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्रता के पश्चात गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई? तो भाई देखो, स्वतंत्रता के बाद अपन याद कर सकते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि है वो हुई थी पंजाब और हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखो भाई, स्वतंत्रता के बाद में 1966-67 के अंदर हरित क्रांति भी आई थी, और हरित क्रांति का प्रभाव है वह किस क्षेत्र में हुआ और किस फसल पर हुआ, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हरित क्रांति का प्रभाव है वो मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसल पे हुआ था। और क्षेत्र की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। तो भाई आज़ादी के बाद में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ वृद्धि हुई थी? पंजाब और हरियाणा के अंदर। जबकि चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी तटीय क्षेत्रों के अंदर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37, वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इस बारे में हमने बात कर ली। राइट आंसर आएगा सहायकी या सब्सिडी। यानी सरकार द्वारा किसी उत्पादक को, देखो भाई कोई उत्पादक है, 50 रुपए की चीज़ है उसकी, ठीक है, और उसको सरकार चाहती है कि भाई जो उत्पादक है उसको नुकसान भी नहीं हो और जो उपभोक्ता है उसको सस्ती कीमत के ऊपर भी मिले। तो सरकार उसके ऊपर सब्सिडी जारी करती है, अनुदान जारी करती है। यानी कि जितने रुपए का अनुदान जारी करेगी उतनी उतने रुपए वह चीज़ है वो उपभोक्ता को सस्ती मिलेगी और उत्पादक को घाटा नहीं हो, इसलिए उपभोक्ता के बदले में वह भुगतान सरकार करती है उत्पादक को। ठीक है, यानी वह भुगतान जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति, यानी कि बाजार के अंदर उसकी कीमत है उसके बराबर ही उसको कीमत मिले, इसके लिए जो पूर्ति करती है वह सहायक या सब्सिडी कहलाती है। यानी सब्सिडी के माध्यम से घरेलू उत्पादकों को ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। यानी दोनों में से किसी को नुकसान नहीं होता, सरकार वहन करती है इस चीज को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? ये प्रश्न हमने पहले टॉपिक में पढ़ लिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी कि FSSAI। ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी करता है। इसकी स्थापना, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना 2008 के अंदर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में की थी, और 2019 के अंदर इसने पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया था, और 2022 के अंदर इसने चौथा जारी किया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार कौन सा राज्य बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है? देखो भाई, दो कैटेगरी के अंदर इसके अंदर राज्यों को बांटे हैं, बड़े राज्य और छोटे राज्य। तो बड़े राज्यों की बात की जाए तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर टॉप के ऊपर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। और अगर छोटे राज्यों की बात की जाए तो उसके अंदर गोवा है, वो टॉप पर है, शीर्ष स्थान के ऊपर है। तो 2019 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और चौथा सूचकांक 2022 के अंदर जारी किया गया।
अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2013 के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। और लास्ट प्रश्न हमारा, भारत में हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या था? यानी किस आधार पर हम हरित क्रांति की सफलता को देखते हैं? तो वो मुख्य आधार था HIV वाले बीज, यानी कि उच्च क्वालिटी वाले संकर किस्म के जो बीज है, उच्च क्वालिटी वाले वो बीज, यानी उन बीजों के माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं और चावल, और मुख्य रूप से देखो HIV बीज, और खाद में हो गया सिंचाई, साथ में हो गया सिंचाई, इन दोनों के माध्यम से यानी सिंचाई साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया गया, और अच्छी किस्म के बीज खाद वगैरह, इससे हरित क्रांति के माध्यम से गेहूं और चावल की फसल में सर्वाधिक उन्नति हुई थी, लेकिन मोटे अनाजों को इससे नुकसान पहुंचा था। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उसके बाद में अगला वीडियो जब भी हमारा आएगा वो अपने मुगल काल से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित डालने की कोशिश करूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद।